हाय फ्रेंड्स, मैं पीके सिंगल आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, जो आज हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो राजस्थान की जलवायु। और ये थोड़ा साइंटिफिक टॉपिक है और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, है ना। कि लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में इसको हम नहीं बता सकते जलवायु को, इसलिए 2-3 वीडियो इसके बनेंगे। क्योंकि इसमें राजस्थान की जलवायु, उसकी विशेषताएं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण, है ना। फिर उसके राजस्थान के जलवायु प्रदेश हैं, राजस्थान में वर्षा, मानसूनी वर्षा, सर्दियों की वर्षा, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। तो देखिए, जलवायु को समझने के लिए, चाहे वो भारत की समझो, राजस्थान की समझो, चाहे किसी भी देश की समझो, सबसे पहले हमें क्लाइमेटिक जोन समझने पड़ते हैं कि विश्व में जलवायु कटिबंध कौन से हैं, और फिर कोई भी देश किस जलवायु कटिबंध में आता है वही उसकी जलवायु मानी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान को समझने के लिए विश्व के जलवायु कटिबंध कौन कौन से हैं, है ना, और किस तरह से राजस्थान की जो जलवायु है किस जलवायु कटिबंध में आती है। ये एक मैंने ऐसे ग्लोब बना लिया और ये देखिए विद्यार्थियों, ये है भूमध्य रेखा। जो जलवायु कटिबंध है उसके निर्धारण करने के लिए अक्षांश रेखाओं को आधार बनाया गया है। तो कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिसके आधार पर विश्व को जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। देखिए, ये इतना बढ़िया और अच्छा टॉपिक है और साइंटिफिक है। यदि आप एक बार समझ लेंगे तो कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। ये रटने का विषय नहीं है, इसको समझना पड़ता है। तो विश्व के जलवायु कटिबंध, इसको बोले हैं क्लाइमेटिक जोन्स, क्लाइमेटिक जोन्स, है ना। तो देखिए कौन कौन सी रेखाएं हैं। देखिए 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है कर्क रेखा, ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त, और ये है 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव। ये रेखा है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक वृत्त इसको बोलते हैं, और ये है 90 डिग्री साउथ, इसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से हो गए देखिए, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया विद्यार्थियों दक्षिणी ध्रुव। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस डायग्राम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव, ये है मैंने बताया था आर्कटिक, इसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये भूमध्य रेखा, या इसको हम विषुवत रेखा भी, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, साहब विषुवत रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा। तो ये एक ही रेखा है, दो नाम है इसके। ये है ऊपर विद्यार्थियों, पहले नीचे चलें। देखिए ये हो गया, ये हो गया आपकी अंटार्कटिक वृत्त। ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान से गुजरती है, इसलिए इसको अच्छे से समझें। क्योंकि इसके थोड़ा सा राजस्थान दक्षिण में, थोड़ा तो जो कटिबंध ये हैं वही राजस्थान के कटिबंध कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ अपना उद्देश्य राजस्थान की जलवायु को समझना है। तो ये प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं, और जो इसके आधार पर जो है, तो देखिए ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा,
66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक व्रत, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक व्रत और 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए विद्यार्थियों, इन अक्षांश रेखाओं को जो है जलवायु कटिबंध के निर्धारण के लिए जो है आधार माना गया है। देखिए जो सूरज है उसकी स्थिति इस प्रकार से रहती है कि इसकी ज़्यादातर जो सीधी किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इसको अच्छे से, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ इस तरह से घूमती है कि जो भूमध्य रेखा है सूरज के सामने रहती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से घूमती हो, है ना, इस तरह से नहीं। देखिए विद्यार्थियों, ये जो ग्लोब है तो ये इस तरह से, एक तो पृथ्वी ऐसे घूमती है तो सूरज सामने रहता है, तो ये इस तरह से सूरज के सामने ऐसे घूमती है ना। एक तो मोमेंट ऐसे हो सकता है ध्रुवों से ध्रुवों की ओर, तो ऐसे नहीं है ना। इसका मोमेंट सूरज के चारों तरफ इस तरह से, इसलिए ज़्यादातर ये भूमध्य रेखा सूरज के सामने रहती है, ध्यान रखना। तो सूरज के सामने रहने से भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें आती हैं और ध्रुवों की ओर तिरछी किरणें जाती हैं। ये एक बेसिक फैक्ट है ज्योग्राफी का, क्लाइमेट को समझने का, इसको आप अच्छे से समझ लें तो कहीं की भी आपको जलवायु को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए जो सीधी किरणें हैं वो गर्मी प्रदान करती हैं, तो ये जहाँ पर भी जाएंगी वहाँ पर गर्मी होगी, है ना, और जहाँ पर तिरछी किरणें जाएंगे वहाँ सर्दी होगी, ठंड होगी, बर्फ़ जमेगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। ध्रुवों पर देखिए यहाँ पर जो है बर्फ़ क्यों जमती है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं स्नो है, तो ये स्नो है यहाँ पर भी है, और ये अंटार्कटिक जो महाद्वीप है यहाँ पर भी स्नो है। तो यहाँ पर जो स्नो क्यों है वो इसलिए है क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणें जा रही हैं। ये कैसी है, तिरछी किरणें। सीधी किरणें, तिरछी किरणें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये राजस्थान के संदर्भ में ही पूछ लेते हैं तिरछी किरणें कहाँ जा रही हैं, सीधी किरणें कहाँ जा रही हैं। तो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्रों में सीधी किरणें आती हैं, इसलिए विश्व में यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी मानी जाती है। इसलिए इस जोन को जो है विश्व में सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। भूमध्य रेखा सबसे ज़्यादा गर्म है और भूमध्य रेखा के आसपास ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र विश्व में सबसे ज़्यादा गर्म माना जाता है। तो इस जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इस जोन को जो है उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो भी देश है ना इस कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में आते हैं वहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल जोन, या इंग्लिश में इसको टॉरिड जोन भी कहते हैं। टॉरिड जोन, टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन। तो विश्व में कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में जो जलवायु है वो विश्व में सबसे ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध में शामिल किया जाता। अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में क्योंकि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तो इसलिए इसको देखिए आप, एक मैं मैप बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप जो कर्क रेखा है वो लगभग यहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। ये आपको पता है राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। इसका एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो देखिए कर्क रेखा के नीचे ये हिस्सा है, तो ये कर्क रेखा के राजस्थान का देखिए दक्षिणी भाग जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, ये इस जोन में आ रहा है। बाकी राजस्थान का भाग ऊपर है क्योंकि कर्क रेखा जो है ये यहाँ से जा रही है। तो इस प्रकार ये राजस्थान का जो भाग हुआ
ये किस में आएगा? उष्ण कटिबंध में। तो इसलिए दक्षिण राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय। तो दक्षिण राजस्थान जिसमें ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का भाग आता है, आपसे पूछे राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ है, तो डूंगरपुर में मिलेगी आपको, दूसरी बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि ये उष्ण कटिबंध में आता है, दक्षिण राजस्थान का भाग उष्ण कटिबंध में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिण से गुजरती है और कर्क रेखा के नीचे की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय होती है। अब देखिए, जहाँ पर सूर्य की तिरछी किरणें जा रही हैं वहाँ पर ठंड है, सर्दियाँ हैं, बर्फ़ जमी हुई है। तो इसलिए जो जोन इसके पास है उसको विश्व में सबसे ठंडा माना गया है। तो ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये पूरा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव के पास, और ये अंटार्कटिक का नीचे ये दक्षिणी ध्रुव के पास। तो ये दो जोन विश्व में कैसे हैं? यहाँ की जलवायु ठंडी है, तो हम इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, या इसको ध्रुवीय जलवायु भी कहा जाता है, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास है। शीत कटिबंध इधर भी हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन। तो देखिए, राजस्थान का इस कटिबंध से कोई संबंध नहीं है ना। या तो राजस्थान का कुछ भाग अब इधर आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा, है ना। तो इस तरह से यदि विश्व में किस कटिबंध से राजस्थान का संबंध नहीं है तो हम कहेंगे शीत कटिबंध से नहीं है। इन दो कटिबंधों से तो है, ठीक है ना। कुल 3 कटिबंध होते हैं, है ना। एक ये हो गया, शीत कटिबंध हो गए। तो ध्रुवों की जलवायु कैसी है? ठंडी। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो भी देश हैं उनकी जलवायु ठंडी होगी, है ना, ध्रुवीय होगी, बर्फ़ जमी होगी। तो इसलिए आपको पता है कि आर्कटिक जो महासागर है वो बर्फ़ से जमा हुआ है, और अंटार्कटिक महाद्वीप पर भी बर्फ़ है। तो ध्रुवों पर बर्फ़ क्यों है? क्योंकि तिरछी किरणें यहाँ पर जाती हैं। अब देखिए, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा गर्म है विश्व में, ये सबसे ज़्यादा ठंडा। तो इन दोनों के बीच के भाग को 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो शीत कटिबंध के निकट है, और एक जो उष्ण कटिबंध के निकट है। देखिए, राजस्थान जो है इसी कटिबंध तक आता है। तो देखिए, इस कटिबंध को जो है, एक इसके 2 भाग हैं। वैसे तो एक कटिबंध है पर इसके 2 भाग हैं। एक ध्रुवों के निकट है, इसको बोलते हैं उप ध्रुवीय, सब पोलार, उप ध्रुवीय कटिबंध, है ना। इधर भी आएगा, ये ध्रुवों के निकट वाला उप ध्रुवीय कटिबंध कहलाएगा, है ना। और जो कटिबंध उष्ण के निकट है, जैसे इसमें राजस्थान का उत्तरी भाग आ गया, इसको हम बोलेंगे उपोष्ण। इसको हम बोलेंगे उपोष्ण कटिबंध। इसको आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सब ट्रॉपिकल, है ना। तो ये वाला जो है ना, यहाँ पर भी आ गया उपोष्ण कटिबंध। तो देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान का जो उत्तरी भाग है वो इस पट्टी में आ रहा, अर्थात उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। तो कर्क रेखा के नीचे की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, और इसके ऊपर की जलवायु जो है वो है उपोष्ण। तो राजस्थान में 90%
भाग की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय केवल दक्षिण में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और ज़्यादातर राजस्थान की जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंध में आता है, क्योंकि ये इसका पार्ट है। और वैसे इन दोनों को यदि मिला दें तो इन दोनों को मिलाकर इसको एक नाम दिया जाता है, दोनों को, है ना। इसमें दोनों पट्टियाँ शामिल हैं, इधर भी आप देख रहे हैं और इधर भी, तो जिसमें उपोष्ण और उपध्रुवी दोनों आ गई, तो इसको जो नाम दिया जाता है वो है शीतोष्ण। शीत, ये शीत हो गई, शीत कटिबंध की, उष्ण की तो शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेम्परेट, टेम्परेट क्लाइमेट। तो ये उत्तर में भी आएगा और ये दक्षिण में भी आएगा। तो राजस्थान को हम ये भी कह सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध का भी भाग है, क्योंकि ये दोनों को मिला के शीतोष्ण कहलाता है। पर वैसे शीतोष्ण के किस पट्टी में है? उपोष्ण में। तो उपोष्ण किसका पार्ट है? शीतोष्ण का। तो ये देखिए, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। नॉर्थ में जाएंगे तो इस तरह से आएंगे, दक्षिण में जाएंगे तो वही उष्ण कटिबंध, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो इस तरह से विश्व को जो जलवायु कटिबंध में 3 जलवायु कटिबंध में बांटा जाता है, उष्ण, शीतोष्ण, शीत। तो जो राजस्थान का संबंध 2 कटिबंधों से है, उष्ण कटिबंध से और शीतोष्ण कटिबंध से। तो जो दक्षिण राजस्थान की जलवायु है यह शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय है, जिसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले आते हैं। ये डूंगरपुर जिला है यहाँ पर और ये बांसवाड़ा जिला। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की उष्ण कटिबंधीय है, बाकी राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। इसलिए हम कहेंगे कि जो राजस्थान की जलवायु है कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। और क्योंकि यहाँ वर्षा मानसून से होती है इसलिए हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये देखिए, राजस्थान की जलवायु को नाम दिया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा राजस्थान की जलवायु। और 2 जोन्स में है। दक्षिणी जो राजस्थान है वो उष्ण कटिबंध में है, जो मेन राजस्थान का ज़्यादातर भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय जोन में स्थित है। इसलिए हम कहेंगे कि राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंधीय। और मानसूनी वर्षा होने से इसे उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देखिए, मैंने सूर्य की किरणों का तिरछापन और सीधेपन को लेकर कहा था कि राजस्थान में प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं और तिरछी किरणें कहाँ पड़ती हैं। तो इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखिए विद्यार्थियों, ये कर्क रेखा जो है दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। और यदि विश्व में देखें तो भूमध्य रेखा इसके नीचे है और इसके नीचे मकर रेखा है। तो विश्व में 3 रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कर्क रेखा जो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो राजस्थान के दक्षिण से जा रही है, और उसके भी नीचे है मकर रेखा। तो ये तीनों रेखाएं बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। तो देखिए विद्यार्थियों, सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। सूर्य जो है कभी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ये जो है सूर्य 21 मार्च को सूर्य की स्थिति कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर।
सूर्य जो है हम कहते हैं उत्तरायण हुआ, सूर्य हम कहते हैं दक्षिणायन हुआ। तो उत्तरायण का मतलब जो है उत्तर की ओर जाना, और दक्षिणायन का मतलब है दक्षिण की ओर जाना। तो देखिए सूर्य जब उत्तरायण की ओर जाता है तो उसको हम उत्तरायण कहते हैं, और दक्षिण की ओर जाता है तो उसे दक्षिणायन कहा जाता है। तो ये देखिए विद्यार्थियों, मार्च के बाद अप्रैल मई जून, 21 जून को सूर्य भूमध्य रेखा पर कर्क रेखा पर चमकता है। सूर्य जो है कहाँ पर होता है? कर्क रेखा पर, है ना। तारीख मैंने बता दी। तो राजस्थान में आपसे पूछे सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती हैं, तो 21 जून को। ये बिल्कुल फिक्स है। राजस्थान में यदि हम सीधी किरणों की बात करें तो राजस्थान में सीधी किरणें कब पड़ेंगी? 21 जून को। क्योंकि कारण क्या है? सूर्य कर्क रेखा पर, इसका कारण है सूर्य का कर्क रेखा पर होना। या दूसरा हम कह सकते हैं दक्षिणी राजस्थान। राजस्थान के किस भाग में सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं? दक्षिणी राजस्थान में। और यदि वो स्थान पूछे आपसे तो देखिए कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर है? बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सूर्य की सबसे सीधी किरणें, है ना, एक तो 21 जून को पड़ेंगी। स्थान आएगा तो आपको क्या बताना है? बांसवाड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में, या उत्तर आएगा दक्षिणी राजस्थान में। और कब पड़ती हैं? 21 जून को। क्योंकि 21 जून को क्यों पड़ती हैं? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर होता है। देखिए सूर्य यहाँ नहीं होता और यहाँ से फिर वापस भी चला जाता है। सूर्य हमेशा यहीं पर नहीं रहता है। अब देखिए जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में 23 सितंबर को वापस सूर्य भूमध्य रेखा पर चला जाता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये दिसंबर में सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए मानसून जब समझेंगे तब भी काम आएगा, और जलवायु में पॉइंट सब जगह काम आएगा। आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें वर्ष में 2 बार पड़ती हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसीलिए भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है। कर्क रेखा पर सूरज कब आएगा? 21 जून को। और मकर रेखा पर कब आएगा? 22 दिसंबर को। इसलिए सूर्य की यदि 21 जून की स्थिति देखें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में होता है, क्योंकि वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो राजस्थान में सीधी किरणें 21 जून को पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? बांसवाड़ा में। और देखिए जैसे जैसे राजस्थान के उत्तर में जाएंगे किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, है ना, ये तिरछी होती जाएंगी। इस तरह से इनका तिरछापन उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का तिरछापन उत्तर की ओर बढ़ता जाता है। और सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें कहाँ होंगी? गंगानगर में। तो दूसरा पॉइंट यह है कि राजस्थान में सीधी किरणों के बाद तिरछी किरणें, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो राजस्थान में तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी? गंगानगर में। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में सीधी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? बांसवाड़ा में। तिरछी किरणें कहाँ पड़ रही हैं? गंगानगर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर पूछा जाता है। तिरछी किरणों की यदि डेट की बात करें तो देखिए जो 22 दिसंबर को सूरज यहाँ होता है तो उस समय तिरछापन सबसे ज़्यादा होता है। तो राजस्थान में और, है ना, पूरे चाहे वो बांसवाड़ा हो सब जगह तिरछापन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? कब होगा? 22 दिसंबर को। क्यों होगा? क्योंकि इस समय सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है। इसलिए यदि इसकी डेट आए तिरछी किरणें कब पड़ती हैं तो 22 दिसंबर को। तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि सूर्य की
सीधी किरणें 21 जून को पड़ेंगी और कहाँ पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। तिरछी किरणें कहाँ पड़ेंगी? गंगानगर में पड़ेंगी। और कब पड़ेंगी? 22 दिसंबर को, क्योंकि सूरज 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होता है और इसमें किरणों का तिरछापन और भी ज़्यादा होता है। तो ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। और तिरछापन उत्तरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ दक्षिण राजस्थान में किरणें सीधी सबसे ज़्यादा हैं और तिरछी किरणें कहाँ हैं? उत्तरी राजस्थान में। तो यदि क्षेत्र है तो तिरछी किरणों का क्षेत्र क्या है? उत्तरी राजस्थान। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे राजस्थान के उत्तर में आते हैं तिरछापन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं किरणें सीधी होती जाती हैं। सबसे ज़्यादा सीधी किरणें बांसवाड़ा में होती हैं, सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में होती हैं। बांसवाड़ा में सबसे सीधी किरणें 21 जून को होती हैं और सीधी किरणें 21 जून को होती हैं बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में पड़ती हैं 22 दिसंबर को। तो देखिए इसको, 21 जून सीधी किरणें हुए, ठीक है ना? बिल्कुल देखो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो और राजस्थान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं अपन उनकी चर्चा करते हैं। ये जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से ध्यान रखें, बड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। और राजस्थान की जलवायु जो है वो भारत की भी हो और विश्व की हो, सारी जलवायु का आधार ये अक्षांश रेखाएं ही हैं। क्योंकि जो जलवायु कटिबंध हैं विश्व में, वो पूरे विश्व में ये 3 ही प्रकार के जलवायु कटिबंध हैं। अब देखिए अपन देखते हैं राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला है समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने में समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव। देखिए विद्यार्थियों, समुद्र तल से एक मैं आपको समझाने के लिए मैप बना रहा हूँ। देखिए ये समुद्र तल है। इस विश्व में जो समुद्र तल है, सी लेवल इसको बोलते हैं, वो ये वाला है सी लेवल। तो जो ऊंचाइयां हैं विभिन्न स्थानों की वो सी लेवल से निकाली जाती हैं। तो बहुत सारे स्थान समुद्र तल के किनारे हैं, है ना। जैसे मुंबई है आपका, वो समुद्र तल पर स्थित है ना। और चेन्नई है ना। आपका कोलकाता है। ये जितने भी बंदरगाह होते हैं बेसिकली ये सब समुद्र तल पर माने जाते हैं। और फिर विश्व में सबसे ऊंचा स्थान आपको पता है कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। विश्व में माउंट एवरेस्ट से ऊंचा कोई स्थान नहीं है। तो समुद्र तल से लेकर और माउंट एवरेस्ट के बीच ही विश्व के सारे स्थान पड़ते हैं। और राजस्थान में इस दृष्टि से जो सबसे ऊंचा स्थान है वो आपको पता है गुरु शिखर है, 1722 मीटर, है ना। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर और अभी वर्तमान में इसको 8,850 मीटर माना जाता है। तो 48 भी कह देते हैं, 50 भी कह देते हैं। तो देखिए एक नियम है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान ऊंचाई के अनुसार तापमान
ये नियम है एक ज्योग्राफिकल, तापमान ऊंचाई के अनुसार 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है। ये नियम याद रख लें, है ना। ये वो नियम है जो पूरे विश्व में लागू है कि तापमान जो है जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है। ऊंचाई पर जाने पर तापमान 165 मीटर पर 1 डिग्री की दर से घटता है। इसका मतलब ये हुआ जो स्थान समुद्र तल से जितने ऊंचाई पर होंगे उतने ही वो स्थान ठंडे होंगे। जो स्थान समुद्र तल से निकट हैं वो गर्म होंगे, जो स्थान समुद्र तल से ऊंचाई पर हैं वो ठंडे होंगे। तो आप देखिए माउंट आबू में जो स्नो है, यहाँ पर स्नो होने का कारण क्या है? यहाँ पर जो बर्फ़ है, स्नो है, वो इसलिए है कि ये स्थान समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर स्थित है। तो कहीं पर भी विश्व में समुद्र तल से जो स्थान जितना ऊंचा होगा और बहुत ऊंचाई पर होगा वहाँ पर हमें बर्फ़ देखने को मिलेगी, है ना। तो आप देखिए और देखें तो आप देखिए केदारनाथ, है ना, बद्रीनाथ, यहाँ पर भी आपको बर्फ़ देखने को मिलती है। पर जितनी बर्फ़ यहाँ मिलती है उतनी मसूरी में नहीं मिलती, क्योंकि मसूरी नैनीताल जैसे स्थान थोड़े नीचे हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई से नीचे जाते आएंगे बर्फ़ जो है वो कम हमें देखने को मिलेगी। यदि हम राजस्थान में बात करें इस दृष्टि से, जो गुरु शिखर है जो समुद्र तल से 1722 मीटर है, तो ये इतनी ऊंचाई पर स्थित नहीं है कि यहाँ पर बर्फ़ पड़े। यद्यपि यहाँ की जो नक्की झील है वो सर्दियों में जम जाती है ना, और जो झाड़ियाँ हैं उसमें सफ़ेद चादर सी ढक जाती है, पर ये बहुत ऊंचाई पर नहीं है। पर फिर भी राजस्थान में यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पड़ेगी, तो उत्तर क्या आएगा? माउंट आबू में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलता है? माउंट आबू में या गुरु शिखर में। राजस्थान में बहुत इम्पोर्टेंट है अक्सर समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? माउंट आबू में, है ना, या गुरु शिखर में, एक ही बात है। माउंट आबू को इंग्लिश में, गुरु शिखर को माउंट आबू भी कहते हैं और माउंट आबू शहर भी है यहाँ पर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और क्यों ऐसा है? आपसे प्रश्न पूछे कि माउंट आबू में सर्दियाँ क्यों पड़ती हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? आपसे 4 कारण देगा, तो आपको बताना है माउंट आबू में सर्दियों का पड़ने का प्रमुख कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। या दूसरा आपसे पूछे माउंट आबू में गर्मियों में भी कम तापमान पाया जाता है, तो इसका कारण क्या है ना। राजस्थान में समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? माउंट आबू में। या आपसे पूछे गर्मियों में भी माउंट आबू में कम तापमान पाया जाता है, इसका कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। तो राजस्थान में समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलेगा? माउंट आबू में। यहाँ पर देखिए जो टेम्परेचर होता है विद्यार्थियों, गर्मियों में, है ना, 25 डिग्री के आसपास होता है, जबकि राजस्थान में आपको पता है गर्मियों में तापमान कितना होता है? 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ पर गर्मियों में तापमान राजस्थान में 40 से 50 डिग्री हो रहा है, माउंट आबू में 25 डिग्री है, तो कम हुआ ना। तो राजस्थान में
माउंट आबू में कम तापमान होने का कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई, या समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव आपसे पूछे कहाँ मिलता है? माउंट आबू में। या सबसे ज़्यादा जो सर्दियाँ हैं वो माउंट आबू में होती है, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो हर एक का उत्तर यही देना है कि समुद्र तल से ऊंचाई। क्यों? क्योंकि 165 मीटर पर जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। देखिए एक पॉइंट और हो सकता है कि यदि माउंट आबू की ऊंचाई या गुरु शिखर की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी हो, है ना, ये मैं इसको यहाँ हटा देता हूँ जरा। राजस्थान में समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव मिलता है ना, ये यहाँ लिख देता हूँ माउंट आबू में, है ना। देखिए यदि माउंट आबू की ऊंचाई कितनी हो जाए, यहाँ पर यहाँ तक हो जाए, यदि माउंट आबू की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी हो जाए तो क्या हो, है ना, ये भी पूछ सकते हैं ना, कभी आया हुआ प्रश्न है बहुत पहले। तो यदि राजस्थान में माउंट आबू की गुरु शिखर की ऊंचाई, है ना, माउंट एवरेस्ट जितनी होगी तो क्या होगा? यहाँ पर भी बर्फ़ होगा, यहाँ पर भी स्नो होगा। तो क्या याद करना है? माउंट आबू की ऊंचाई यदि माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू की ऊंचाई यदि माउंट एवरेस्ट जितनी हो तो क्या होगा? यहाँ पर भी बर्फ पड़ेगी, स्नोफॉल होगा, बर्फ होगी, है ना। तो बहुत इजी पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर। यदि माउंट आबू की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट जितनी हो तो यहाँ पर भी बर्फ पड़ेगी। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बताई। तो राजस्थान में ये पॉइंट भी जलवायु को प्रभावित करता है। समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव जो है माउंट आबू में मिलता है और उसके कारण गर्मियों में भी तापमान कम होता है। देखिए दूसरा पॉइंट है समुद्र से दूरी का प्रभाव। ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है ना। समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव और समुद्र तल से दूरी का समुद्र से दूरी का प्रभाव। देखिए विद्यार्थियों, ये मैं इधर कम हटा देता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, इसलिए गुरु शिखर में गर्मियों में भी कम तापमान पाया जाता है। समुद्र दूरी के प्रभाव की यदि हम बात करें तो देखिए भारत में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं, है ना। देखिए जैसे मुंबई, है ना, समुद्र के किनारे है। और जो राजस्थान है, इधर जयपुर है, राजस्थान है, समुद्र से दूर है। तो हम दो उदाहरण ले रहे हैं, एक समुद्र का और एक समुद्र से दूरी का। देखिए राजस्थान जो है, ये जो कच्छ की खाड़ी है यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है और खंबात की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर है। राजस्थान जो है समुद्र से देखिए 225 किलोमीटर तो कच्छ की खाड़ी से, और खंबात की खाड़ी कच्छ की खाड़ी से 400 किलोमीटर और खंबात की खाड़ी से 225 किलोमीटर दूर स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति कैसी हुई? महाद्वीप के अंदर। तो इसको हम बोलेंगे महाद्वीपीय स्थिति। कभी आपसे पूछा जाए महाद्वीपीय स्थिति क्या होती है? जो स्थान समुद्र से दूर होते हैं, महाद्वीपों के अंदर आंतरिक भागों में होते हैं, उसे महाद्वीपीय स्थिति कहते हैं। और जो समुद्र के किनारे होते हैं उसे महासागरीय स्थिति कहते हैं। तो विश्व में या तो कोई स्थान महासागर के किनारे है या कोई स्थान महाद्वीप के किनारे है। तो राजस्थान किस में आएगा? महाद्वीपीय स्थिति में। इसलिए हम कहेंगे राजस्थान की जलवायु कैसी है?
महाद्वीपीय जलवायु। तो राजस्थान महाद्वीपीय जलवायु का उदाहरण है। और मुंबई जो है, जो भी स्थान महाद्वीपों से दूर है, जो समुद्र के किनारे हैं, उनकी जलवायु कैसी है? महासागरीय जलवायु। तो विश्व जलवायु के आधार के कई कारण होते हैं, तो एक आधार यह है महासागरीय महाद्वीपीय। तो राजस्थान किस में आ रहा है? महाद्वीपीय में। तो देखिए इसका क्या विशेषता है इसकी। तो देखिए जो स्थान समुद्र के किनारे हैं, यहाँ गर्मियों में कम गर्मी पड़ती है ना। सर्दियों में कम सर्दी पड़ती है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए समुद्र के किनारे हवाओं का जो है स्थल से समुद्र की ओर और समुद्र से स्थल की ओर आदान प्रदान होता रहता है। तो इसलिए महासागरों के किनारे न ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, न ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। अभी आप सर्दियों में जाओगे तो आपको पंखे चलते हुए नजर आएंगे, वहाँ रजाई वगैरह कोई ओढ़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती है ना, गर्मियों में गर्मी नहीं होती। तो समुद्री हवाओं का सागर समीर स्थल समीर चलती रहती हैं। तो इसके कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा नहीं होते। तो हम कहते हैं ना यहाँ की समुद्रों की जलवायु कैसी है? समकारी है ना, इसको बोलेंगे समान, गर्मियों और सर्दियों में समान है, समकारी है। मॉडरेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉडरेट क्लाइमेट। और साल भर में टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो कम वार्षिक तापांतर है ना। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लेस। गर्मियों में ज़्यादा गर्मी नहीं, सर्दियों में ज़्यादा सर्दी नहीं, तो तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो देखिए महासागरीय जलवायु की विशेषताएं हो गई, गर्मियों में कम गर्मी, सर्दियों में कम सर्दी। समकारी जलवायु, समान, साल भर समान रहती है लगभग, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, और वार्षिक तापांतर कम होते हैं। अब इसका उल्टा राजस्थान में होगा। महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता, गर्मियों में अधिक गर्मी। आप देखते हैं राजस्थान में गर्मियों में 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। तो समुद्रों में कम रहता है, 20, 22, 25 रहता है। तो आप देखिए गर्मियाँ बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं। और सर्दियों में अधिक सर्दी भी आपको पता बहुत पड़ती है राजस्थान में। टेम्परेचर 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। चोरों में, माउंट आबू में कई जगह 0 डिग्री भी हो जाता है। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ समान है, तो ये समकारी है, तो ये कैसी कहलाएगी? विषमकारी। तो राजस्थान की जलवायु कैसी है? विषमकारी जलवायु। एक्सट्रीम, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये इक्वेबल है, मॉडरेट है, इक्वेबल है, समान है, और वो एक्सट्रीम है। और देखिए गर्मी और सर्दी का अंतर ज़्यादा है, तो वार्षिक तापांतर भी ज़्यादा होते हैं। वार्षिक तापांतर अधिक। तो राजस्थान में एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ हायर, क्योंकि गर्मी सर्दी में भारी अंतर होता है। देखिए गर्मी में 50 डिग्री हो रहा है, सर्दी में 0 डिग्री हो रहा है, तो कितना फ़र्क आ रहा है। तो देखिए राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं सब आपके सामने आ गई कि राजस्थान की स्थिति महाद्वीपीय है। राजस्थान की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय है। गर्मियों में अधिक गर्मियाँ होती हैं, सर्दियों में अधिक सर्दियाँ होती हैं, है ना। राजस्थान की जलवायु की विशेषता। और जलवायु विषमकारी है, वार्षिक तापांतर अधिक है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में
गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी होने का कारण है ना। ऐसा ये आया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में गर्मियों में अधिक गर्मियाँ होती हैं, सर्दियों में अधिक सर्दियाँ होती हैं, तो इसका कारण क्या है। तो आपको 4 कारण यहाँ पर तो यह है कि माउंट आबू में गर्मियों में कम तापमान होने का कारण क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। और यहाँ पर है राजस्थान में गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी होने का कारण। तो ये कारण क्या हुआ, समुद्र से दूरी। इसका उत्तर आपको क्या देना है, समुद्र से दूरी, ये इसका उत्तर है। तो देखिए दोनों अलग अलग फैक्ट हैं। माउंट आबू में है ना गर्मियों में कम तापमान होने के कारण है समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान में गर्मियों में अधिक गर्मियाँ, सर्दियों में अधिक सर्दियाँ होने का कारण क्या है, समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई दोनों ही अलग अलग फैक्टर्स हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक फैक्ट और जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है वो है धरातल की रेतीली प्रकृति। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। राजस्थान में या कह सकते हैं थार का मरुस्थल, तो धरातल की जो रेतीली प्रकृति है राजस्थान में, आपको पता है 61% भाग पर मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। तो राजस्थान में 61% भाग पर मरुस्थल का पाया जाना भी जलवायु को प्रभावित करता है। देखिए एक नियम है कि रेत जो होती है, रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है, ये एक नियम है। रेत मतलब सैंड है ना, मरुस्थल में रेत ही रेत पाई जाती है, तो रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। रेत का यह स्वभाव है कि जैसे ही दिन होता है सूर्योदय के बाद पूरे दिन में टेम्परेचर बहुत जब सूर्य का प्राप्त होता है तो रेत गर्म हो जाती है, और जैसे ही सूर्यास्त होता है तो रात को रेत ठंडी हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में यदि आप रात को सोते समय आप सोचें छत पे सोऊं या बाहर सोऊं आंगन में, तो आपको चद्दर ओढ़नी पड़ेगी, इतना ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि रात को सूर्य होता नहीं है तो रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, और दिन में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये फैक्टर भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि राजस्थान में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। तो प्रश्न आएगा कि राजस्थान में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, धरातल की रेतीली प्रकृति है ना। पूरे भारत में कहा जाता है कि राजस्थान में दिन भले ही गर्म हो, है ना, भारत में क्या कहते हैं कि दिन भले ही गर्म हो पर रातें यहाँ की ठंडी होती हैं। रात को लोगों को अच्छा लगता है, छत पे सो जाते हैं, है ना, पानी वानी का छिड़काव करके, तो बड़ा अच्छा लगता है उनको। तो देखिए दो बातें हैं कि दिन का गर्म होना और रात का ठंडा होना, ये तो रेतीली प्रकृति का प्रभाव है राजस्थान में,
और ये प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय है। और गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी का होना, यह समुद्र से दूरी का प्रभाव है ना। तो ये देखिए 3 फैक्ट मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। इससे पहले मैंने सूर्य की किरणों का तिरछापन सीधापन बताया था, राजस्थान के जलवायु कटिबंध बताया कि राजस्थान जो है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है और यहाँ वर्षा मानसून से होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए विद्यार्थियों, जलवायु संबंधी बहुत सारी बातों की आज हमने चर्चा करी और मैंने आपको बताया बहुत बड़ा टॉपिक है, 2-3 इसके वीडियो बनेंगे। तो इसका जो आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप जो आज मैंने बताया उसको बहुत अच्छे से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलवायु को समझने के लिए ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।